कि शोषक वर्गों सावधान क्रांति का डंका बजा दूंगा। समझा नहीं पागल मानव लेखनी से आग लगा दूंगा। मिली नहीं रोशनाई तो खून भरकर कलम चला दूंगा। अन्य लक्ष्य को मूड़ी लेखनी तो जहर का घूंट पिला दूंगा। पढ़ी जाने वाली सबसे पुरानी लिपि कौन है? तो हम लोग धम्म लिपि को ही मानेंगे। और नहीं पढ़े जाने वाली सबसे पुरानी लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है। माने इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र, इसको आंखों से हम लोग देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं और आपके कान तक पहुंच सकती है। लेकिन ये जो हमने धम्मचक्र बनाया चित्रलिपि है, लेकिन इसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, इसको केवल आँख से देख सकते हैं। यह वास्तव में चित्रलिपि होती नहीं है। कौन सा भारत का कवि है जिसने कहा कि मेरी भाषा अपभ्रंश है? अगर नहीं कहा है तो आप ये बच्चों को झूठ क्यों पढ़ा रहे हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ? तिब्बत की राजधानी लहासा है। अल्लाह माने बुद्ध, अस्सा माने स्थान, बुद्ध का नगर लहासा। तिब्बत के लोगों से पूछेगा कि आपके देश का क्या नाम है महोदय, तो वो तिब्बत नहीं बताएगा, वो बौद्ध देश बताएगा, माने बुद्ध का देश। और आम्रपाली को कहा जाता है कि यह वैशाली की गणिका थी। ये सीधा अर्थ है कि गण की स्त्री गणिका। उस औरत को वेश्या घोषित कर दिया गया। वैशाली का पूरा इतिहास बदल गया, एक मामूली शब्द ने बदल दिया। मेरे साथ देश के सबसे बड़े भाषाविद, इतिहास के तथ्यों पर इतिहास के पुरोधा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। और मेरे हाथ में दो नई किताबें हैं, इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र और बौद्ध इतिहास की झलक। और न जाने ऐसी कई सारी किताब है। जिस तरह से चरक को गुप्त कर दिया गया, जिस तरह से अंग्रेज़ों के समय अलेक्जेंडर ने सम्राट अशोक के इतिहास को जिंदा किया, जिस तरह से बाबा साहेब ने भीमा कोरेगांव से लेकर तमाम बहुजन इतिहास को, साहित्य को जिंदा किया, इतिहास को जिंदा किया, जिस तरह से फूले साहब ने शिवाजी महाराज के इतिहास को जिंदा किया, इन तमाम महापुरुषों को, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, कबीर, रविदास, संत शिरोमणि रविदास, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, सबके इतिहास को अकेले डॉक्टर राजेंद्र बाबू जिंदा कर रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। सर, टोटल कितनी किताबें आ गई अब तक? अब टोटल किताबों की संख्या तो नहीं पता है, चूँकि 10-20 लिखे होते तो याद भी रहता, लेकिन अब अंदाज पर कुछ बता नहीं सकते हैं। किताबों का नाम भी धीरे धीरे भूल रहा है। चूँकि मेरी जो पहली किताब है वो कक्षा 7 में था तभी छपी है। वो किताब है, हम तो चाहेंगे कि आप लोग दिखा दीजिए। मैं मिडिल स्कूल का जब छात्र था तब मैंने नाटक लिखा था चिनगारी, और उसका मिडिल स्कूल की मेरी ये पंक्ति है कि शोषक वर्गों सावधान क्रांति का डंका बजा दूंगा। समझा नहीं पागल मानव लेखनी से आग लगा दूंगा। मिली नहीं रोशनाई तो खून भरकर कलम चला दूंगा। अन्य लक्ष्य को मूड़ी लेखनी तो जहर का घूंट पिला दूंगा। हम तो शशिकला से कहेंगे कि ये मिडिल स्कूल की लिखी हुई कविता जो छपी हुई है किताब में, ये नारायण एंड को बुक सेलर, सालीमपुर, आहरा, पटना 3 से, वो मेरा पहला प्रकाशक है। हम तो कहेंगे कि उस कविता को दिखा दें ताकि यह प्रमाण बना रहे। उसके बाद कैसे प्रेरणा मिली? आपने जो तथ्यों पर इतिहास को जिंदा किया, हड़प्पा की सभ्यता को, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को, और पूरा का पूरा जो सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, आज पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटी में आपके उस तथ्यों को पढ़ा जा रहा है। जो तथ्यपरक आप सबूत के साथ जो इतिहास लिख रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, कैम्ब्रिज, भारत के तमाम संस्थाओं में जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के छात्र हैं वो आपको पढ़ रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आपने अभी कनिंघम की चर्चा की, तो कनिंघम ने एक किताब लिखी है लद्दाख पर, और उन्होंने उस किताब में यह बात लिखी है कि लद्दाखी जो भाषा है उसमें लहा कहा जाता है बुद्ध को। देखिए, मामूली चीज़ कैसे परिवर्तन करता है। और तिब्बत की जो राजधानी है वो लहासा है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। अल्लाह माने बुद्ध, अस्सा माने स्थान,
तिब्बती भाषा में, माने बुद्ध का स्थान, बुद्ध का नगर लहासा, और तिब्बत उसका बाद का नाम है। उसका पुराना नाम क्या है? बोध, बोध देश। आज भी आप तिब्बत जाइएगा और तिब्बत के लोगों से पूछिएगा कि आपके देश का क्या नाम है महोदय, तो तिब्बत नहीं बताएगा, वो बोध देश बताएगा, माने बुद्ध का देश। आप वैशाली से चुनाव लड़े हैं, बहुत दिनों तक आप भी सुने होंगे कि वैशाली में एक आम्रपाली थी, और आम्रपाली को कहा जाता है कि यह वैशाली की गणिका थी। मैं बार बार कहता हूँ कि एक शब्द आपके पूरे इतिहास को लिप पोत करके बराबर कर देगा। गणिका का अर्थ आप संस्कृत डिक्शनरी में या किसी डिक्शनरी में, पाली प्राकृत तक में है ही नहीं, आप देखिएगा तो मिलेगा वेश्या, वेश्या। जबकि मैं कहता हूँ कि गणिका, वैशाली गणराज था, माने गण की स्त्री गणिका, ये सीधा अर्थ है कि गण की स्त्री गणिका। लेकिन एक भी इंडिया में ऐसा शब्दकोश नहीं है। मेरे पास तो कम से कम 2000 डिक्शनरी है, 2000 डिक्शनरी है तमाम भाषाओं की। किसी भी डिक्शनरी में आपको गणिका का अर्थ गण की स्त्री नहीं मिलेगा, चारों तरफ वेश्या। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, उस औरत को वेश्या घोषित कर दिया गया। वैशाली का पूरा इतिहास बदल गया, एक मामूली शब्द ने बदल दिया। जैसे बुद्ध से बुद्धू, हाँ, बुद्ध से बुद्धू, जो दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी है, पहला सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक, उसको बुद्ध को बुद्धू बना दिया। बुद्धू, जीन, जीन कहते हैं ना कि जीन पकड़ लिया है, ये जीन वही हैं। महावीर और बुद्ध को ही जीन कहा जाता है। तो तमाम आपने लिखा है, कैसे पीपल जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है उसको किस तरह से बदनाम किया गया। हम तो राक्षस, भूत, प्रेत सब पर लिखे हैं। हम तो कहते ही हैं कि राक्षस का मतलब हुआ जो रक्षा करे। अब मैं क्या कहता हूँ, खुद वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि नहीं लिखा है कि जो रक्षा करे वह राक्षस है। मैं पूरे सबूत के साथ बोल रहा हूँ कि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि जो रक्षा करे वो राक्षस है। लेकिन हम लोग राक्षस का अर्थ क्या लगा रहे हैं? इतिहास बदल गया। आप एक इतिहास भाषाविद हैं। आप कितनी भाषाएं जानते हैं? पाली और प्राकृत में तो आपका रिसर्च है, और कौन कौन से? और भाषाविद से इतिहास की तरफ तथ्यों को ये कैसे शुरुआत हुई सर? देखिए, भाषा वैज्ञानिक का मतलब है कि वो हर भाषाओं की नस को पकड़े, नब्ज को पकड़े। जैसे मैं बहुत सारी भाषाओं को नहीं बोल सकता हूँ, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, लेकिन उसके नस को मैं जानता हूँ। इसीलिए हमारी जो एक डिक्शनरी है, अभी हो सकता है कि आपको दे भी दूँ, वो 95 भाषाओं में है। तो जैसे अब मामूली चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, जैसे पानी हम लोग बोलते हैं यहाँ कि अगर तमिलनाडु में आप जाएंगे, केरल में जाएंगे, तो वहाँ पानी को नीर बोलेंगे। नीर, जी। नीर एक ऐसा शब्द है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक प्रचलित है। नीर असल में है तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा का शब्द, लेकिन हिंदी में भी प्रचलित है। यही कारण है कि रेल को तो भाई जाना है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इसलिए रेल नीर, इसीलिए उसका नाम रेल नीर रखा गया कि ये कश्मीरी में जाएगी तो लोग जान जाएंगे कि पानी है, मध्य प्रदेश में भी गाड़ी रुकेगी तो जान जाएंगे कि पानी है, केरल में भी रुकेगी तो तो नीर। अब इधर जाइएगा आप नागालैंड में तो उसको तोय बोला जाता है, ये संस्कृत में भी है। आप जाइएगा जर्मनी में तो वासर बोला जाता है, अंग्रेजी में जाइएगा तो वाटर बोला जाता है, रूस में जाइएगा तो ओद बोला जाता है। ये सब भाषा का नस्ल हम लोग पकड़ते हैं। अब रशियन में फ्लो में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन रशियन की डिक्शनरी, ग्रामर क्या है, वो चीज़ हम लोग पकड़ते हैं। ये तो उसमें फिर इतिहास लेखन में उसका कैसे योगदान होता है? इतिहास में हम लोग पकड़ते हैं कि किस, अब जैसे एक आपको एग्जाम्पल दे दूं, कैसे कैसे पकड़ाएगा। देखिए, जैसे इमली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साक्षी बाबू? हाँ, नहीं, थोड़ा सा अशुद्ध हो रहा है उच्चारण में। आसवेल बोलिए। तमरिंड, तमरिंड, हाँ, तमरिंड। अब देखिए, इतिहास पकड़ाने लगा यहीं से, उसको याद रखेगा वो तमरिंद को। अब इमली अरब देश में नहीं थी,
तो इंडिया से इमली सबसे पहले अरब देश में गई। तो अरब वाले ने तो इमली का जो गुच्छा है अरब वालों ने नहीं देखा, वहाँ वो लोग खजूर देखे थे। तो उन लोगों ने इमली को कहा तमर ए हिंद, माने हिंद का खजूर। तमर माने खजूर होता है अरबी भाषा में, और हिंद माने भारत का। तमर ए हिंद कहा अरबी भाषा में। आज भी डिक्शनरी देखिएगा तो इमली को तमर ए हिंद कहा जाता है, माने भारत का खजूर। और यूरोप में गया तो आप देखिए अंग्रेजी का मैं शब्द इसीलिए पूछा कि तमरिंद, तमरिंद तो उसमें इंड माने इंडिया और तमर माने वहीं खजूर जो अरबी भाषा में है। तमरिंद माने तमर ऑफ इंडिया। मिडिल ईस्ट से फिर वहाँ गया, हाँ, इंग्लैंड गया तो अंग्रेजी में उसका नाम हुआ तमरिंद, माने तमर ऑफ इंडिया। तमर वहीं है, तमर अरबी भाषा वाला। इंडिया भी जोड़ दिया, हाँ जोड़ नहीं गया। जो हिंद बोला तमर ए हिंद, यही हुआ वहाँ तमर ऑफ इंडिया, माने इंडिया का तमर, इंडिया का खजूर। इससे अब इमली की यात्रा पूरी हो जाती है कि इमली की यात्रा इंडिया से कैसे इंग्लैंड तक पहुँची। ये बहुत आसान है हर चीज़ को समझना। हम तो कहते हैं कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है तो उसमें स्क्रिप्ट के लिए, लिपि के लिए कौन सा शब्द है? लिबी, LIBI। लिबी माने स्क्रिप्ट। सम्राट अशोक का जो नॉर्थ ईस्ट में जो शिलालेख है, तो जब लिपि बन जाएगी तभी ना आप लिखिएगा किताब। जब हम लोग लिपि का आविष्कार कर लेंगे तो पहले लिपि बनेगा। अब किताब को कहा जाता है ये लैटिन भाषा में लिबर, जो लिख दिया जाए। लिबी माने लिपि, स्क्रिप्ट। और जब स्क्रिप्ट में लिख दिया जाए तो लिबर, लिबी से ही लिबर शब्द बना, माने किताब लैटिन भाषा में। और जब किताब तैयार हो जाएगा और इसको जब संग्रह करने लगिएगा तब बन जाएगा लाइब्रेरी। इंग्लैंड तक की किस तरह के यात्रा हुई लिपि, लिबर और लाइब्रेरी की, देख रहे हैं इसका किस तरह से संबंध जुड़ रहा है। इस तरह से हम लोग छान मारते हैं कि किस तरह से कौन सा शब्द कहाँ गया। अगर हम भारत मानवीय सभ्यता तो बढ़िए मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो भारत से जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ भाषा की बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? देखिए सबसे जो अभी तक जो स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट में सबसे पुरानी जो लिपि है वो इंडस वैली की है, जो नहीं पढ़ी जा सकी है अभी तक। सबसे पुरानी लिपि कौन है? इंडस वैली की। लेकिन वो है अगर हम स्क्रिप्ट है, अगर हम ये कहें कि पढ़ी जाने वाली सबसे पुरानी लिपि कौन है तो हम लोग धम्म लिपि को ही मानेंगे, जिसको सम्राट अशोक ने लिखवाया है। ये भारत की पढ़ी जाने वाली सबसे प्राचीन लिपि यही है। इसके पहले की कोई लिपि और दूसरी नहीं है। और नहीं पढ़े जाने वाली सबसे पुरानी लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है। हम लोग गलती भी कभी कभी तो करते हैं। अब जैसे चित्रलिपि, अब चित्रलिपि असल में है नहीं। लिपि का मतलब क्या है? ये लिपि है, माने इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र। इसको आंखों से हम लोग देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं और आपके कान तक पहुंच सकती है। लेकिन ये जो हमने धम्मचक्र बनाया, ये इसको माना जाता है कि यह चित्रलिपि है, लेकिन इसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, इसको केवल आँख से देख सकते हैं। यह वास्तव में चित्रलिपि होती नहीं है। ये माने विरोधाभास है। लेकिन उसके डेवलपमेंट को देखने के लिए हम लोग चित्रलिपि भी कहते हैं, फिर भावलिपि, और इसके बाद फिर ये ध्वनि लिपि है। ये तो सम्राट अशोक की लिपि भारत में पढ़ी जाने वाली सबसे प्राचीन पुरानी लिपि है। और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में तो मेसोपोटामिया की, चाइनीज लिपि, ये सब तो पढ़ी जा चुकी है। हाँ, भारत की मैं कह रहा हूँ कि भारत में सबसे पुरानी लिपि जो पढ़ी जा सकी है वह सम्राट अशोक की है। नो डाउट। अब आपका चूँकि गर्मी बहुत है और आप एक आखिरी सवाल की, अब अगला किस विषय, चूँकि आप रोज़, अब तो ट्विटर पर भी आप आ गए हैं, फेसबुक पर आ गए हैं, अगली किताब की कौन सी तैयारी? अगली किताब तो अभी इसी में सिविलाइजेशन में ही लगे रहेंगे। हम कुछ चीज़ों को अब साइकोलॉजी में भी जाना चाहते हैं।
साइकोलॉजी में जो मार्जिन सोसाइटी है, इसके साइकोलॉजी का मैं अध्ययन करना चाहता हूँ कि मार्जिन सोसाइटी में क्या क्या कमियां हैं, वो क्यों इतनी उसमें ठसक है, क्यों इतनी ठसक है कि वो कुछ बर्दाश्त नहीं करता है, लिबरल नहीं हो पाता है, जिससे उसको बहुत भारी नुकसान होती है। और आभा मंडल कैसे बनाते हैं, जो अभी मार्जिन सोसाइटी को नहीं पता। आभा मंडल बनाया जाता है, मतलब कि लाल पीला बहुत लंबा लंबा कुर्ता पहन करके, हाँ, दाढ़ी जटा बढ़ा करके, माने इस तरह से कि कुछ आदमी से भिन्न हो जाएं हम। और आभा मंडल जब तक नहीं बनाइएगा, वकील हो जो आभा मंडल बना लेगा, फलाना वकील, उनसे तो भेंट करना बहुत करोड़ों में वो लेते हैं, उनके पास तो इतनी भीड़ रहती है कि आप जा नहीं सकते हैं। ये सारे आभा मंडल वाले लोग हैं जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, केवल लूट मचाए हुए हैं। इस तरह से डॉक्टर भी पोज मारता है, और तेज डॉक्टर, तेज वकील बेरोजगार बैठा है, इसलिए कि उसको आभा बनाने का, जो आभा मंडल बनाया जाता है कि जनता को लगे, जनता के बीच में, कि यही सबसे इंडिया का सबसे बड़ा वकील है। इसको नहीं आप पहचानिएगा, तब तक आप हमेशा बार बार पराजित होइएगा। मेरा जो वकील है वो सिंपल कपड़ा पहनता है, तो हम एक दिन कहे कि देखिएगा, मैं वकील तो बुला रहा हूँ लेकिन बहुत जीनियस है, लेकिन उसके पास आभा मंडल वो नहीं बनाता है। एक आभा मंडल वो लाता है, वो इतना बोलेगा से सेक्शन ओ सेक्शन, जैसे लगेगा इससे बड़ा कोई वकील ही नहीं है, लंबा कुर्ता पहन लिया। आप क्या लगता है आभा मंडल की ज़रूरत है? आभा मंडल का पोज नहीं मारिएगा तो एक कहावत है भोजपुरी में, भेखे भीख मिलेला। हाँ, माने भेख नहीं बनाइएगा तो आपको भीख भी नहीं मिलेगा, अधिकार क्या मिलेगा। पोज नहीं मारिएगा, भेख नहीं बनाइएगा तो आपको भीख भी नहीं मिलेगी, अधिकार कैसे मिलेगा। ये मार्जिन सोसाइटी के लिए मैं एक बार चाहता हूँ कि जितने भी इस प्रकार के मनोविज्ञान हैं उस पर एक बार लिखूं, क्यों यह समाज दबा कुचला है। इतिहास में तो आप इसलिए न मार खाते हैं, ये भिखमंगा की तरह घूम रहे हैं कि हमारे पुरखों का तो कोई इतिहास ही नहीं है, इतना कुचला गया। ये सब शूद्र तो शूद्र का किसी पर ठप्पा लगा है? ये तो आचार्यों की देन है कि आपको शूद्र कहा। ये बीमारी भाषा में भी है, एक भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश माने नीचे गिरा हुआ, पतित पतित पतित। पाली प्राकृत को, पाली प्राकृत को नहीं, ये प्राकृत का जो डेवलप रूप है उसी से माना जाता है। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। मैं गया था एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे प्रोफेसर थे, हम कहे बच्चों को उल्टा मत पढ़ाइए, और नहीं तो ये बताइए कि कौन सा भारत का कवि है जिसने कहा कि मेरी भाषा अपभ्रंश है। अगर नहीं कहा है तो आप ये बच्चों को झूठ क्यों पढ़ा रहे हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश तो उन आचार्यों ने उस भाषा को कहा जिन आचार्यों ने आपको शूद्र कहा। आपकी भाषा पर भी हमला हुआ, आपके रंग रूप पर भी हमला हुआ, आपके आचार विचार रहन सहन खान पान को भी नीचे, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि एक कमरा में कौन रहेगा, 2 कमरा में, 4 कमरा में, 5 कमरा में लिखा हुआ है। तो वो सब कुल फेक लिटरेचर है, फेक लिटरेचर है। आपको दबाने के लिए, कुचलने के लिए और आपके पूरे पर्सनालिटी को कुचला जाए, इसके लिए वो सब फेक लिटरेचर है जिसमें लिखा गया है कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कभी हुआ नहीं देश में। पूरा देश का इतिहास छान मारिए, ये सब फेक लिटरेचर में केवल लिखा हुआ है ताकि आपके पूरे पर्सनालिटी को कुचला जा सके और आपको हीन और ये लिजा बनाया जा सके। आप इन्फेरिटी कम्प्लेक्स के शिकार हो जाए। बस वो सब मैं खोज रहा था। हाँ, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स मतलब हाँ वही गुड, वेरी गुड। आप खुद में ही मतलब जिसको बोलते हैं कि ग्रंथि भर जाएगी, इन ग्रंथि के शिकार। जी, उसी के लिए न कह दिया गया कि ऐसे चलो, कमर में ये बांधो तो वो बांधो। इस तरह का पुराना इतिहास नहीं है, कभी नहीं रहा। पेशवा रहा हो तो मॉडर्न एज की बात है। एक आखिरी सवाल कि जो आप सोशल मीडिया ना होता तो शायद मैं भी आपको न जान पाता, लेकिन काम तो आप तब भी कर रहे थे। बिल्कुल।
किताबें तब भी छप रही थी। तो एक तो कि ये सारी आपकी किताबें सम्यक प्रकाशन से बहुत सारी किताबें आ रही हैं, तो वो भी दो चीज़, एक तो आपको सोशल मीडिया पर जो आप एक्टिव हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं और किताबों तक लोग कैसे पहुँचे? हम तो एक दिन बोले थे कि 4 स्तंभ माना जाता है और चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। तो हम तो कहते हैं कि मीडिया को हटा करके सोशल मीडिया कर दीजिए, वहीं चौथा स्तंभ है। और कौन सा आपका क्वेश्चन है? कि आपकी किताबों तक लोग कैसे पहुँचे? किताबों तक तो अब तो आजकल समय बहुत अपडेट है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, गूगल है, कहीं भी टाइप करने पर वो किताबें आ जाएंगी। किताब का नाम कोई पता तो अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के क्लास में नहीं शामिल हो पाए हैं तो निराश मत होइए, उदास मत होइए। आप चाहें तो मेरी तरह आप भी इनके फेसबुक फॉलोअर बनकर, फेसबुक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह नाम सर्च करके, ट्विटर पर और इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरा बहुजन इतिहास, बहुजन महापुरुषों का इतिहास, मूल निवासियों का इतिहास और भारत का असली इतिहास, सम्राट अशोक का असली इतिहास, चरक से लेकर कैसे चरक से चाणक्य बना, इस सारी इतिहास को आप आत्मसात कर सकते हैं तथ्यों के आधार पर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़ना आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, अमीर बनाने की तरफ ले जाता है। और जब ये कॉलेज में प्रोफेसर थे तो क्लास में सिर्फ पढ़ा पाते थे, आज पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं और हम जैसे हज़ारों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें इतिहास बोध से रूबरू होगी और हम सब अपने हिंद ग्रंथि से निकलेंगे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे। तो डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को आप पढ़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर आसानी से पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके ज़्यादातर किताबें सम्यक प्रकाशन से भी हैं, उन सब किताबों को आप ख़रीदें, पढ़ें, क्योंकि हम लोग की बातचीत आपको जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, पूरा दिन निकल जाएगा तो अभी बातचीत ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एक समय सीमा है, एक कायदा है जिसको निभाना पड़ेगा। मैं खुद भी एक पत्रकारिता के छात्र के तौर पे जो सारे शब्द बोलता हूँ कि जो छुपाई जा रही है वो खबर है, जो दिखाई जा रही है वो प्रचार है, टीवी अखबार आपके घर में आपका किसका प्रचारक है, इस सब मैं बोलता हूँ, जो सब राजेंद्र बाबू के शब्द हैं जो मैं इनसे सीखता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि फेसबुक पर, ट्विटर पर इनको फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर इनके वीडियोस देखिए और किताब तक पहुँचिए। वो किताबें आपके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मजबूती के रास्ते खोलेंगे। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सासाराम, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।